हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ट्रिकीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक को ट्रांसफार्मर के वाइवा क्वेश्चनों के बारे में। तो आइए ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न दिया गया है आपको कि ट्रांसफार्मर क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर, या कह सकते हो यह एक ऐसा यंत्र है जो एसी वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है। अगर आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो प्रैक्टिकल में जितने भी वाइवा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा वो सारे के सारे आप उसकी आंखों में आंखें डाल के उसका जवाब देकर आएंगे और अपने प्रैक्टिकल को बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो आपका दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये इस टॉपिक का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत बार एग्जामिनर पूछता है सभी बच्चों से लगभग। तो इसका आंसर हो जाएगा अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। इस पर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। तीसरा प्रश्न आपका है कि ट्रांसफार्मर में कितनी कुंडली होती हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं। कितनी कुंडलियां होती हैं? दो कुंडलियां होती हैं। पहली होती है प्राइमरी कॉइल, यानी कि जिसको बोला जाता है प्राथमिक कुंडली, और दूसरी होती है सेकेंडरी कॉइल, जिसको बोला जाता है द्वितीय कुंडली। तो ट्रांसफार्मर में कितनी कुंडलियां होती हैं? दो कुंडलियां होती हैं। प्रश्न नंबर 4 आपका है कि उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जिसमें द्वितीयक वोल्टेज द्वितीयक वोल्टेज प्राथमिक की अपेक्षा प्राथमिक की अपेक्षा अधिक होता है। और तो ट्रांसफार्मर कहलाता है उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। दूसरा है आपका अपचाई ट्रांसफार्मर। तो अपचाई ट्रांसफार्मर में इसमें इसका आंसर हो जाएगा जिसमें द्वितीयक वोल्टेज द्वितीयक वोल्टेज प्राथमिक की अपेक्षा प्राथमिक की अपेक्षा कम होता है। तो क्या कहलाता है? अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका छठवां क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्राथमिक कुंडली किससे जुड़ी होती है। तो जो प्राथमिक कुंडली होती है उसको एसी स्रोत से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? एसी स्रोत से जोड़ा जाता है। ध्यान रखें, किससे जुड़ी होती है? तो एसी स्रोत से। अगला क्वेश्चन है आपका द्वितीय कुंडली का क्या कार्य है। तो द्वितीय कुंडली का जो कार्य होता है वो आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है। यानी कि द्वितीय कुंडली से क्या प्राप्त होता है? आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है। यानी कि जो प्राथमिक कुंडली होती है, प्राथमिक कुंडली को एसी स्रोत के साथ जोड़ा जाता है। तो एसी स्रोत के साथ जोड़ने पर उसमें क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स जब उत्पन्न हो जाता है तो वो द्वितीय कुंडली जो होती है उसमें करंट का फ्लो करता है। जब करंट फ्लो होता है तो वहां पे मुझे वहां से द्वितीय कुंडली से धारा प्राप्त हो जाती है। कह सकते हो द्वितीय कुंडली से वोल्टेज प्राप्त हो जाते हैं। द्वितीय कुंडली क्या करता है? आउटपुट वोल्टेज। द्वितीय कुंडली का क्या कार्य है? द्वितीय कुंडली से
द्वितीयक कुंडली से द्वितीयक कुंडली से आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है। ठीक है, आपका 8वां प्रश्न बनता है कि ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य क्यों नहीं करता। देखिए, दो प्रकार का करंट होता है, एक एसी करंट होता है, एक डीसी करंट होता है। एसी करंट को हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा और डीसी करंट को बोलते हैं दिष्ट धारा। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य क्यों नहीं करता है। देखिए, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि डीसी में चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो बदलता नहीं है, कह सकते हो स्थिर रहता है। ठीक है, क्योंकि डीसी में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स स्थिर रहता है। जब चुंबकीय फ्लक्स स्थिर रहता है तो उस कंडीशन में, जिससे क्या होता है, उस कंडीशन में विद्युत वाहक बल जो होता है वो प्रेरित नहीं होता है, कह सकते हो द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि डीसी में चुंबकीय फ्लक्स स्थिर रहता है, जिससे विद्युत वाहक बल या बोल सकते हो ईएमएफ, विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य नहीं करता है। आपको समझ आ गया क्वेश्चन, डीसी पर कार्य क्यों नहीं करता है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो स्थिर रहता है। जब चुंबकीय फ्लक्स स्थिर रहेगा तो वहां पर विद्युत वाहक बल दूसरी कुंडली में उत्पन्न नहीं होगा। जब दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा तो वहां पे मुझे क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा, या कह सकते हो द्वितीय कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि ट्रांसफार्मर में लोहे की रॉड क्यों प्रयोग की जाती है। आप लोगों ने ट्रांसफार्मर को देखा होगा, ट्रांसफार्मर में तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है प्राथमिक कुंडली, दूसरा होता है द्वितीय कुंडली और तीसरा होता है लोहे की रॉड, जिसको पटलित बोला जाता है। लोहे की पटलित, उनको चौकोर जो होती है उनको एक के ऊपर एक रख के उसको ज्वाइंट किया जाता है। ठीक है, यह कह सकते हो तो तांबे के तार के साथ बांध दिया जाता है। ठीक है, तो वही है कि ट्रांसफार्मर में लोहे रॉड का और लोहे की रॉड क्यों प्रयोग किया जाता है, नरम लोहे का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाने के लिए। किसके लिए, चुंबकीय फ्लक्स को चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, इसके साथ साथ ऊर्जा की हानि कम करने के लिए, यानी कि ऊर्जा की हानि कम करने के लिए मतलब क्या होता है। देखिए, इसमें आपको मैंने क्वेश्चन दिया होगा कि ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियां कौन कौन सी होती है, तो बस वही क्या होता है, ऊर्जा हानि। अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन में क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाने के लिए एवं ऊर्जा हानि कम करने के लिए। एग्जामिनर आपसे बोल सकता है, आपने जैसे कि उसने आपसे क्वेश्चन किया कि लोहे की रॉड ट्रांसफार्मर में क्यों प्रयोग की जाती है, आपने बोल दिया कि चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाने के लिए, तो वो बोल सकता है इसका प्रयोग एक जगह और होता है, वो किस कारण के लिए और होता है, तो आप बता सकते हैं कि इसका कारण एक और होता है कि ऊर्जा हानि जो होती है वो कम करने के लिए होता है। क्या होता है, ऊर्जा हानि कम करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि ट्रांसफार्मर का कोर लेमिनेट क्यों होता है।
ट्रांसफार्मर का कोर लैमिनेट का मतलब क्या होगा कि जो ट्रांसफार्मर की लोहे की रॉड होती है उसको लैमिनेट करने का मतलब ये है कि उसको कवर्ड क्यों कर दिया जाता है, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण होता है कि भंवर धारा हानि, भंवर धारा हानि कम करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन वो लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगला क्वेश्चन है आपकी, तो आपको दिया गया है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है। जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है वो कितनी होती है। तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो 90 से 95%। कितनी? 90 से 95% होती है। और यहीं पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि आदर्श ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी दक्षता कितनी होती है। तो जो आदर्श ट्रांसफार्मर है तुम्हारा क्या है, आदर्श ट्रांसफार्मर। आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए दक्षता जो होती है वो 100% होती है। कितनी होती है? 100%। यानी कि ट्रांसफार्मर की दक्षता अगर पूछता है तो आप लोग जवाब देकर आएंगे 90 से 95%। और यदि वो कहता है कि आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है तो आपको आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली के चक्कर अधिक होते हैं। किस ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली के चक्कर कैसे होते हैं, अधिक होते हैं। तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, या कह सकते हो ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्या बोल सकते हो? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, द्वितीय कुंडली के चक्रों की संख्या अधिक होती है। ठीक है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर को वो बोल सकता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, तो भी ऊंचाई ट्रांसफार्मर की स्टेप अप ट्रांसफार्मर को ऊंचाई ट्रांसफार्मर बोला जाता है। और स्टेप डाउन या स्टेप डाउन, हाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को अपचाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियां कौन कौन सी हैं। तो ट्रांसफार्मर में 4 प्रकार की हानियां होती है। कितने प्रकार की हानियां होती हैं? 4 प्रकार की हानियां होती हैं। पहली होती है आपकी, जो फर्स्ट है आपका, वो तांबे में हानि होती है। इसमें होती है तांबे में हानि। दूसरी जो है आपकी वो होती है शैथिल्य हानि। तीसरी जो होती है भंवर धारा में हानि। कौन सी होती है? भंवर धारा में हानि। और चौथी जो आपकी वो होती है फ्लक्स हानि। कौन सी होती है? फ्लक्स हानि। ठीक है। तो 4 प्रकार की हानियां होती हैं ट्रांसफार्मर में। कितने प्रकार की हानियां होती हैं? 4 प्रकार की हानियां होती हैं। पहली आपकी होती है तांबे में हानि, दूसरी होती है शैथिल्य हानि, तीसरी होती है भंवरधारा में हानि, और चौथी होती है फ्लक्स हानि। ठीक है। तो आपकी 13 क्वेश्चन कंप्लीट। 14वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बोला जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र क्या होता है। वो आपसे पूछ सकता है, वो ये अगर पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, यानी कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कैसे निकाली जाती है, तो आप डायरेक्ट आंसर अगर पूछता है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है तो आप आंसर दे दोगे 90 से 95%। या आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है तो बोल दोगे 100%। ठीक है। यदि वो पूछ लेता है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता का फॉर्मूला बताओ, तब आपको क्या देंगे, तब आपका आंसर होगा निर्गत शक्ति अपॉन निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति
मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। यदि वो बोल देता है, अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर का सूत्र क्या है? तो ट्रांसफार्मर का सूत्र होता है सेकेंड द्वितीय कुंडली में वोल्टेज बटे प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज बराबर होता है द्वितीय कुंडली में नंबर ऑफ, या कह सकते हो चक्रों की संख्या, द्वितीय कुंडली में चक्रों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में चक्रों की संख्या। ये ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला हो जाता है। यदि यह बोलता है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, दक्षता कितनी होती है, तो 90 से 95%। यदि वो ट्रांसफार्मर की दक्षता का फॉर्मूला पूछता है तो निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति मल्टीप्लाई 100। और यदि वो ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला पूछता है तो सेकंड, या कह सकते हो द्वितीय कुंडली में वोल्टेज बटे प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज बराबर होगा, तो द्वितीय कुंडली में नंबर ऑफ कॉइल, ठीक है, जैसे चक्रों की संख्या, नंबर ऑफ राउंड, और प्राथमिक कुंडली में नंबर ऑफ राउंड। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि ट्रांसफार्मर का उपयोग कहां होता है? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग कहां कहां किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग जो होता है वो पावर स्टेशन, मोबाइल चार्जर, मोबाइल चार्जर, टीवी, इन्वर्टर। ठीक है, ठीक है, टीवी इन्वर्टर हो गया आपका, ट्रांसमिशन लाइन हो गया, ठीक है, आपका स्टेबलाइजर हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे आप ऐसे इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो कहां कहां इनका प्रयोग होता है। जहां जहां आपको ट्रांसफार्मर दिखाई देता है वहां वहां उसका प्रयोग होता है। ठीक है, रेडियो हो गया, रेडियो में भी ट्रांसफार्मर रखा होता है पिछली प्लेट में छोटा सा, वहां भी ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है वो किस प्रकार का होता है? क्या यांत्रिक ऊर्जा वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है? ठीक है, वो बोल सकता है कि ये बताइए कि ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है वो किस प्रकार का होता है? क्या यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, या गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, क्या होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है कि विद्युत ऊर्जा में ही कन्वर्ट होती है, लेकिन उसका जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज बदल जाता है। क्या हो जाता है? वोल्टेज बदल जाता है। यानी कि इसका आंसर है विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा जो होती है विद्युत ऊर्जा में ही बदलती है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। बस क्या हो जाता है, उसका वोल्टेज बदल जाता है, वोल्टेज बदलता है। ठीक है, क्या हो जाता है? वोल्टेज बदल जाता है। बस जैसे आप लोगों ने देखा हो घर पे आपके अगर स्टेबलाइजर लगा हो और वोल्टेज अगर अधिक आ रहे हो तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का कार्य यही होता है कि वो अधिक वोल्टेज को क्या करता है, कम में कर देता है, जब कम वोल्टेज होता है तो उसको बढ़ा देता है। ठीक है, यही ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। अगला आपका क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो ट्रांसफार्मर के 3 मुख्य भाग मैंने अभी आपको बताए थे थोड़ी देर पहले, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कि ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर जरूर कर दें। इसी तरीके के मैं टॉपिक लेके आता रहूंगा। अब आपका अगला टॉपिक जो होगा वो होगा व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, आपके फिजिक्स के जितने भी प्रैक्टिकल हो सकते हैं, जैसे भी बार बार क्वेश्चन जिस प्रकार के भी पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड,
उस सारे के सारे मैं कवर करवाने वाला हूं। कल का आपका टॉपिक होगा ब्रीड स्टोन सेतु, फिर उसके बाद मैं लेके आऊंगा चौक कुंडली, उसके बाद केमिस्ट्री के कुछ प्रैक्टिकल जैसे कि आपका क्लोरोफॉर्म हो गया, एसिटिलीन गैस हो गया, एथिलीन गैस हो गया, इनके बारे में, मेथेन गैस हो गया। ठीक है, तो मिलता हूं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड